सो हेलो, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटी। सो पॉलिटी के अंदर हम अपने रिवीजन नोट्स को देखना शुरू आए हैं उसको। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एज यू ऑल नो दैट कि कोई भी सोसाइटी होती है उसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम होता ही है। अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो किसी भी टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पर डिक्टेटरशिप हो सकती है, कहीं पर रिपब्लिक हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको मिलेगा। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व द मल्टीपल निगोसिएशन गोइंग ऑन इन सोसाइटी थ्रू इट्स कलेक्टिव डिसीजन आर मेड। ठीक है, और जो पॉलिटिक्स क्या इन्वॉल्व होती है, जो कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिसके साथ कलेक्टिव डिसीजंस लेने हैं। जैसे कि अगर मान लो अभी जैसे हमारे यूसीसी का मुद्दा अगर भारत में छिड़ा हुआ है तो उसके बारे में एक कलेक्टिव डिसीजन लेना वो किसके हाथ में, पॉलिटिक्स के हाथ में। तो ये इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम देखते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंस्ट्रेंट किसी पे लगा नहीं है, मतलब ये एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी की तरफ हम इसको मानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है तो वो किसी को मार भी सकता है, क्योंकि वो उसकी मर्ज़ी, वो कुछ भी करे। बट ये चीज़ क्या होती है, अगेंस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के है। क्योंकि जो अगर हम किसी को भी मार देंगे तो दिस इज़ नॉट द थिंग जो कि हम एक प्रूफ की तरह से ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एन इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री if she is not subject to external controls and is able to make independent decision and act in an autonomous way। वही बोला है कि एक इंडिविजुअल है वो फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर मतलब कुछ भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ क्या होती है, गलत होती है। फिर आता है क्रिएटिव एक्सपेंशन। क्रिएटिव एक्सपेंशन क्या है, तो एक्सटेंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ। आप मतलब अपने आप को कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको अगर मन करेगा कि मैं ड्राइंग बना के लोगों के सामने दिखाना चाहूँ तो आप फ्री हो, आप कोई भी चीज़ को आप कर सकते हो। अलाउ फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़। आपको अलाउ है कि आप फुल डेवलपमेंट करो, इंडिविजुअल मतलब फुल डेवलपमेंट, आप अपने हिसाब से अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ बना सकते हो। तो आपके पास सब चीज़ की ऑथोरिटी है आपके पास। इट इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल, अलाउ us to make choices and to exercise our judgment, plus permits the exercise of individual power of reasons। मतलब अगर आपको अपने कुछ भी चॉइसेस बनाने हैं या खुद की कुछ भी जजमेंट करनी है, यू आर फ्री टू डू। ऐसा कि कोई के दबाव में आगे कुछ ही आपको बोलने की ज़रूरत है नहीं। सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या है, रिस्ट्रिक्शंस में कम फ्रॉम डोमिनेशन, एक्सटर्नल कंट्रोल्स में बी इम्पोज बाय फोर्स। मतलब अब कंस्ट्रेंट, अगर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव आ रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो वो कंस्ट्रेंट किस चीज़ का है, या तो उसको कोई गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट कर रही है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि अल्कोहल का ऐसे काफ़ी मुनीम चलते रहते हैं, और फिर जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए चलते रहते हैं कि 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो आपकी सरकारी नौकरी लग सकती। तो ये सब चीज़ें क्या कंस्ट्रेंट्स है, कोई ना कोई आपके राइट्स को एक तरह से एक सोशल वेलफेयर के चलते लोग गवर्नमेंट का भी या कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ऊपर क्या है, कोई दबाव बनाता है, आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सो इसका मतलब है हार्म प्रिंसिपल। व्हाट इज़ हार्म प्रिंसिपल? हार्म प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है, JS मिल के द्वारा। ठीक है, इसको आप कहाँ पे कोट कर सकते हो, एथिक्स के पेपर में कोट कर सकते हो, या कोई ऐसे के पेपर में कोट कर सकते हो इसको तुम। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल क्या होता है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस दैट आर कंसेंसस ओनली। जो एक्शंस है वो दैट हैव कॉन्सिक्वेंस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नोबडी एल्स, द स्टेट हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफेयर। यहाँ पे क्या होगा, स्टेट जो होगा बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो भी अगर किसी का कुछ भी एक्शन हो रहा है या कुछ भी है तो वो कोई ना कोई इंडिविजुअल कर रहा है। अब मान लो सपोज इसके साथ हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर किसी ने मान लो यहाँ पे किसी को एसोसिएशन बना लिया, सपोज एसोसिएशन बना लिया, उसका फ्रीडम है, वही कुछ भी करेगा। तो इसमें ना गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि भाई तुमने ये क्यों बना लिया। वो फ्री है वो इंसान, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या है, तो
जिसके बारे में जिसके कॉन्सिक्वेंस अदर्स को इफेक्ट करते हो। जैसे अब मान लो मैंने एसोसिएशन बनाई तो गवर्नमेंट इस पर दबाव नहीं बना सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जहाँ पे एक्सटर्नल जो होते हैं वो मैटर करते हैं। जैसे कि मान लो आपने ना कोई भी चीज़ बनाई, ठीक है। अब हम एक चीज़ और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने एक एसोसिएशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर छोटी मोटी बनाई तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बनाई है तो हो सकता है कि भाई वो आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बना दी हो या गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए आपने बना दी हो, तो उस चीज़ में क्या होगा, आपको रेगुलेशन लगेंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर क्या है, आपको दूसरे इंसान को आप हार्म कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है किसी ना किसी इंसान के अपोजिट के लिए वो बनाई गई हो। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये भी एक, तो ये दो प्रिंसिपल है, हार्म प्रिंसिपल, कि अगर आप सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ले रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, किसी को इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कुछ चीज़ अगर सोसाइटी में कलेक्टिवली कर रहे हो तो अदर किसी और को भी इसके बारे में नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है दो चीज़ कॉन्सेप्ट बहुत हमारी बार बार आएंगे, वो है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, अब कोई भी अगर इंसान है वो कुछ भी वायलेंस करके आ जाए, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो फ्री है कुछ भी करने के लिए। तो ये एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी है, आप उसके ऊपर कोई कंस्टेंट नहीं लगा रहे हो, आप उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल कंस्टेंट नहीं लगा रहे हो। बट पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है कि जब आप किसी के ऊपर आप उसको फ्रीडम भी दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंस्टेंट भी लगाओगे कि यार तुम ये नहीं कर सकते हो, अगर तुम ये करोगे तो दूसरों के राइट को भी हार्म पहुँचेगा, तो वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव लिबर्टी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू the individual to develop his or her capability must get benefit of enabling positive condition in material, political and social domains, ठीक है। अब पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी के बारे में अगर हम जानें तो क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइजेस दैट वन कैन फ्री ओनली इन सोसाइटी, ठीक है, ओनली इन सोसाइटी, वो सिर्फ सोसाइटी में फ्री है, एंड हैंस ट्राई टू मेक दैट सोसाइटी सच दैट इट enables the development of an individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable and non-interference। मैंने जो बताया वही है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर आप किसी को अनलिमिटेड अगर पावर दे दोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं हमारा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ हार्म प्रिंसिपल को आप याद रख सकते हो। नेगेटिव आपको कभी भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको लिख सकते हो, और कभी कभी आपकी जगह प्रीलिम्स के स्पेसिफिक अगर ये हम नोट्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स आएगी और आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या बोलता है, ये इन्वोक करता है आइडिया ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग हैव इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, मतलब हर इंसान इक्वल है, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी रेस से बिलोंग करता हो या कोई भी नेशनलिटी हो उसकी। इट डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी है ना डिफरेंसेस आप उसको एलिमिनेट कर दो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, जैसे हमें रिजर्वेशन हमने दे रखा है तो वो भी एक इक्वालिटी का ही पार्ट है। क्यों, क्योंकि आप अनइक्वल्स को इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ अलग है। बट नॉर्मली अगर कुछ हम देखेंगे कि जेंडर के बेस पे आप किसी को अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो वो चीज़ अलाउड नहीं। अब जैसे हमारे इंडिया के अंदर यही चीज़ है कि हम बैलेंस चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम हमने अगर फ्रीडम भी दी तो अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं दी, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगाया कि कंस्ट्रेंट्स लगाए। वही इक्वालिटी भी दी तो इक्वालिटी भी अगर ऐसे नहीं कि अंधाधुंध सबको इक्वली मान लिया, कुछ अनइक्वल्स भी हैं उनको ना वेरियस प्रोविजंस के थ्रू हमने अपलिफ्ट करने की भी कोशिश करी। इम्प्लाई दैट ऑल पीपल एज ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देयर स्किल, टैलेंट्स एंड टू परस्यू देयर गोल्स एंड एम्बिशंस। और इसका मतलब ये है कि हर इंसान को आपने दिया है कि वो अपने परस्यू करे अपने ड्रीम्स को, वो अपने हिसाब से अगर अपना कुछ भी अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। अब दूसरी बात आती है यार, अगर अपन प्रेम्बल पढ़ते हैं ना इक्वालिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, सो ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है कि इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव एनी लीगल हर्डल्स विच माइट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम अ वॉइस इन गवर्नमेंट एंड डिनाई दम एक्सेस टू अवेलेबल सोशल गुड्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी ये है कि भाई आप हर एक इंसान को
कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको बोलने का मौका दो, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हो भी रहा है तो, और उसको सोशल गुड्स भी प्रोवाइड करो। जैसे कि अगर मान लो अगर नालसा है, जैसे कि एक्ट आया था नालसा एक्ट, उसके थ्रू क्या किया था कि लीगल जो भी है लीगल सर्विसेज, मतलब लीगल जो चीज़ें हैं उनको फ्री प्रोवाइड की गई, कि अगर उनको कोर्ट के जरिए जाना है तो रोड के रुपए नहीं लगेंगे, उनको फ्री प्रोवाइड की गई वो सब। तो ये ही पॉलिटिकल इक्वालिटी है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको प्रोवाइड करो वो बेनिफिट्स जो हैं, और उनको सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट जिससे महसूस हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। अब आगे हम चलते हैं सोशल इक्वालिटी। अब सोशल इक्वालिटी वही है कि भाई सबको सोशली आप इक्वल मानो, जैसे हमने रिजर्वेशन लिया, अगर किसी के पास नहीं है तो हम जैसे मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो सब सोशल इक्वालिटी का है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या है, आपने अगर देखा होगा तो टैक्स के स्लैब्स होते हैं कि अगर किसी की 5 लाख से कम है या 7 लाख से कम है तो उसका इतना टैक्स लगेगा, अगर किसी के 10 लाख से कम है तो उसका इतना टैक्स लगेगा। तो वो एक तरह से इकोनॉमिक इक्वालिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इसके पास इतना है तो वो इतना ही देगा। एक प्रोग्रेसिव हम टैक्सेशन को फॉलो करते हैं। तो वो क्या हो गया। अब कैसे हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे प्रमोट करेंगे, तो एक तो हम फॉर्मल इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो बात ये आती है कि भाई फॉर्मल इक्वालिटी होती क्या है। तो फॉर्मल जो भी हमारा जैसे कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है, प्रिविलेजेस हैं, उनको हमें ख़त्म करना है। कि जैसे कि अगर हम देखते हैं आर्टिकल 18 के अंदर होता है कि टाइटल्स को हम अबॉलिश कर चुके हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो इससे क्या हम किसी को प्रिविलेज नहीं महसूस करा रहे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा कि अगर इक्वालिटी कैसे प्रमोट होगी कि हम किसी को प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, या किसी को फॉर्मल सिस्टम में हम एक फॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हर जो इनइक्वालिटीज़ है ना वो इतना ओवर और इतना हाइड नहीं दिखे। ठीक है, the inequalities all over the world has been protected by customs and legal systems that prohibited some sections of society from enjoying certain kinds of opportunities and rewards. इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है कि भाई आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, वो एक तरह से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ही है कि अगर कोई अगर अनइक्वल है तो उसको आप रिजर्वेशन दे दो जिससे उसका अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वालिटी हो गया। अब क्या होता है अफर्मेशन एक्शन क्या होता है, अब बात करते हैं हम अफर्मेशन एक्शन क्या होता है। तो अफर्मेशन एक्शन में क्या होता है, इट इज़ डिजाइन टू करेक्ट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट इनइक्वालिटीज। अब कुछ पुराने ज़माने से कुछ इनइक्वालिटीज़ हो रही है, जैसे कि हम कास्ट में देखते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, तो उसका जो ये है ना उसको करेक्ट करना है, वो होता है अफर्मेटिव एक्शन। कि पुरानी जो चीज़ है हमें सुधारनी है चीज़ों को, तो वो क्या हो गई, एक अफर्मेटिव एक्शन हो गई। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, बहुत तरीके से हो सकता है, फ्रॉम प्रेफरेंशियल स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज़ फ्रॉम फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़, जैसे स्कॉलरशिप किसी को दे देना, किसी को हॉस्टल्स की फ़ीस वगैरह प्रोवाइड कर देना। तो मतलब किसी को अपलिफ्ट करना, इसका जैसे किसी भी अगर कोई नीचे है तो उसको अपलिफ्ट करना, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। कि एक इक्वालिटी पाथ प्रोवाइड करना, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। टाइम बाउंड स्पेशल असिस्टेंस क्या होता है, स्पेशल कंसिडरेशन विल एनेबल दीज कम्युनिटीज़ टू ओवरकम द एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेज एंड कम्पीट विद अदर्स ऑन इक्वल टर्म्स। और मतलब दूसरों के साथ एक वही बात है, गोल घुमा घुमा के आपने वही बात बोल दी है। रीज़न फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रीज़न क्या है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का, तो इंडिविजुअल हैव राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, बट कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। डिफरेंस डिप्राइव्ड स्टेट मस्ट बी एट डिसएडवांटेज ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। अब इसका रीज़न क्या होगा कि मान लो अगर किसी के फादर जो है वो 50 लाख मान लो कुछ कमाते हैं पर ईयर, एक है जिसके फादर 3 लाख पर ईयर कमाते हैं। अब ये 3 लाख पर ईयर वाला जो मतलब बच्चा होगा ये कोचिंग नहीं ले पाएगा। अब ये जो 50 वाला है आराम से कोचिंग को एक्सेस कर पाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई इसको तो अच्छी फैसिलिटीज़ है, बेस्ट टीचर मिलेंगे, बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, बट इसको क्या बेस्ट चीज़ें नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि एक ना डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ना चाहते हुए भी दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई वो ले रहा है तो चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि भाई ये टॉप कर सकता है ना। बट यहाँ पे क्या कर दिया सरकार ने, EWS प्रोवाइड कर दिया। अब EWS प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि जो 2, 3, 5, 6 मार्क्स का जो इसको लग रहा है कि सामने वाला ज़्यादा कोप अप कर रहा है, वहाँ पे आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो ये एक तरह से क्या होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सोशलिज्म क्या होता है, तो मेन कंसर्न सोशलिज्म इज़ टू हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। मतलब कब कैसे सोशलिज्म ये है कि आप सोसाइटी के बारे में सोचो,
आप कैसे इनइक्वालिटी जो है अभी उसको कैसे आप कम कर सकते हो, वो क्या होता है, सोशलिज्म होता है। मार्क्सिज्म आप पता है कि कैपिटलिज्म अगर होंगे तो फिर बाद में जो लेबर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कैपिटलिज्म का ही वो मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं बेसिकली कैपिटलिज्म को। तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए, सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, लिबरल्स क्या होता है। लिबरल्स क्या होते हैं एक तरीके से, इनके बीच में क्या कंपटीशन होता है। कैसे होता है कंपटीशन, यहाँ पे क्या होगा, स्टेट का इंटरवेंशन इतना नहीं होता, लिबरल है, मतलब जैसा चल रहा है ना, चाहे वो 3 लाख वाले बच्चा हो या चाहे वो 50 लाख वाला बच्चा हो, बट कंपटीशन फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइंड तुम्हारा हो सकता है माइंड उसके पास ज़्यादा हो, उसके पास कम, मतलब द थिंग इज़ दैट कि कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, जो जैसा है वो वैसा ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका मतलब समझ आ गया, सोशलिज्म गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मार्क्सिज्म है कि डिफरेंस वो बता रहा है कि यार वो 3 लाख वाला बच्चा तो पिछड़ा हुआ है, ये जो 50 लाख है ये कैपिटलिज्म है, यही सब कुछ कर लेंगे, यही एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता रहेगा कि पिताजी भी अभी आईएएस है, बच्चे भी आईएएस है। तो इधर से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लिबरल मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, सरकार को इंटरफेयर नहीं कर रही है, सब इक्वल हैं और सब चीज़ वो चल रही है, तो वो लिबरल्स हो गया। तो ये 3 में डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद में अपना आता है एक टॉपिक, जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, आप किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, आप इक्वल को इक्वल ट्रीट करो और जो अनइक्वल है उसको अनइक्वल ट्रीट करो, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग, कुछ ना कुछ ह्यूमन बींग्स कर, सो दे डिजर्व इक्वल राइट्स एंड इक्वल ट्रीटमेंट। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी आप उसको कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे आप डिफरेंस उसको नहीं करोगे, उसको कैसे ट्रीट करोगे, इक्वल ट्रीट करोगे आप, ठीक है। प्रपोर्शनेट जस्टिस क्या होता है, रिजर्वेशन हो गया कि भाई आप किसी को स्किल्स के बेस पे किसी की ज़्यादा स्किल है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करोगे, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको तुम फैसिलिटीज़ या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रपोर्शनेट जस्टिस हो गया। फिर इसके बाद में होता है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स क्या होता है, जब भी आप किसी को रिवॉर्ड्स दे रहे हो या ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आप रिकॉग्नाइज़ करो, ठीक है। नीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज क्या है कि एग्रीकल्चर होता है ना, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वो 30% टैक्स देते हैं, तो वो 30% जो सरकार यहाँ से टैक्स लेती है वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड करती है सब्सिडीज़ वगैरह देने में। तो ये क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। अब जॉन रॉल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलते हैं, ही आर्ग्यूज दैट द ओनली वे टू अराइव एट it is we imagine ourselves to be a situation in which we have to make decision about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society। मतलब हम एक तरह से क्या हो रहे हैं कि अब इसके अंदर मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट सुना है कि दुनिया में झांकने की बजाय अपने अंदर झांक के देखो, तभी अपने अंदर सारी गलतियाँ पता लगेगी। तो वही है कि हम दुनिया के अंदर चीज़ें बोलते रहते हैं कि सोसाइटी में ये ठीक नहीं है, ये पोजीशन ऐसा है, ये है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है। कैसे कि अगर सपोज़ मान लो उनको पता है कि हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो EWS का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये इसने तो EWS लेकर सीट अवेल कर ली, ठीक है, हमने सोसाइटी को ब्लेम कर दिया, EWS उसको मिल रहा है। बट आप ये भी तो देखो कि आपके पास कितनी आपकी वो है कि आपके पास आप जाके कोचिंग एक्सेस कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चा एक्सेस कर सकता, ठीक है। गलत सलत होता है, बहुत बार हम देखते हैं करप्शन और ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती है, बट द थिंग इज़ दैट कि हम इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम अपने से छोटे लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश करते नहीं हैं। तो वो क्या होता है, वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स का क्या मतलब है, तो राइट्स आर इंक्रीजिंग सीन एज अ guarantee that human beings themselves seek or arrive at it order to lead a minimal good life। राइट्स ये है कि भाई एक इंसान के पास इतने राइट्स होने चाहिए जिससे कि वो अच्छी लाइफ जी पाए और वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कुछ सीख कर पाए, ठीक है। तो अपने मतलब किसी के पास राइट्स है, जब हम जब आज़ाद नहीं थे हमारे पास कोई राइट्स नहीं थे, हम अपनी लाइफ को अपनी तरफ से नहीं जी पाते थे, एक अच्छी लाइफ नहीं थी, बट राइट्स मिले तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। जस्टिफाइड क्लेम क्या है, इट डिनोट्स व्हाट इट इज़ एंटाइटल्ड टू ए सिटीजन एज इंडिविजुअल एंड एज ह्यूमन बींग्स, दे आर अ सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ये क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे, किसी को डिग्निटी प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, राइट टू एजुकेशन है तो वो एक तरह से प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई हमें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन क्या होते हैं, द राइट ऑफ लाइफ हो गया, लिबर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बट ये भी है कि राइट तो दिए हैं बट अनलिमिटेड नहीं है। क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। इंडिया में कुछ भी हो कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेंगे कि भाई अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि किसी को भी अनलिमिटेड पावर देना सही नहीं होता, क्योंकि वो कब उसका मिसयूज़ करने लग जाए वो किसी को भी नहीं पता होता। अब टाइप्स ऑफ राइट्स कितने टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, कल्चरल क्लेम्स ऑफ राइट्स होते हैं। तो ये हो गए पॉलिटिकल राइट्स। क्या होंगे कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्रिटिसाइज़ कर लें। इकोनॉमिक राइट्स होना चाहिए कि भाई हमें हेल्थ अच्छे से मिले, हमें रोड्स हैं वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो ये सब हो गए कल्चरल क्लेम ऑफ राइट्स कि हमारे जो अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट है तो उसका कुछ कल्चर है तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करे, तो उनके राइट है कि भाई अपने कल्चर को मेंटेन कर पाएंगे, तो वो क्या हो गया, कल्चरल राइट्स हो गया। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे बट दे आर प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन ईच अदर। कोई हर किसी पे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मान लो अगर आप कुछ भी अगर हमारे देश की सड़क यूज़ करो तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपको नेशनल फ्लैग को सल्यूट करना है, उसको एक वैल्यू देनी है, रिस्पेक्टिंग राइट ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट को, तभी आप कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हो। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस, अपनी जो अभी हम बात कर चुके हैं। सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप अगर ये भी एक तरह से राइट है, आपको नागरिकता दी जा रही है। मतलब आप यहाँ पे रह के आपके पास कुछ ना कुछ है, आपके पास एक मेंबरशिप है यहाँ की कि आप यहाँ पे रह सकते हो और आपको यहाँ के आपकी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, तो कुछ आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी। सिटीज़न क्या करता है, सिटीज़न है टैक्स पे करेगा लेकिन उसके बदले वो एमिनिटीज़ लेता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेता है, तो वो सब चीज़ें क्या सिटीज़नशिप का एक वो है कि भाई अगर आप तो क्या है कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो आप कुछ दे रहे हो। तो एक सिटीजनशिप कब जाते हो, कोई भी मान लो आप कोई भी क्लब में ज्वाइन कर रहे हो तो मेंबरशिप ले रहे हो सकता है वहाँ पे मीटिंग होगी, आप वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, सब कुछ आप वोट भी दे पाओगे। तो वही चीज़ है कि आप कहीं की मेंबरशिप ले रहे हो। सिटीजनशिप मतलब अब एक आता है कि व्हाट इज सिटीजन एंड सिटीजन एंड नेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट्स claim that their boundaries define not just a territory but also a unique culture। नेशन के अंदर एरिया भी आता है, कल्चर भी आता है और हिस्ट्री भी आती है। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी में भी एक्सप्रेस थ्रू सिंबल्स, जैसे कि फ्लैग से आप नेशन को इंडिकेट करोगे, नेशनल एंथम से। तो नेशन एक तरह से कल्चरल एस्पेक्ट है। स्टेट क्या है, पॉलिटिकल बाउंड्री कितनी है, ये मेरी पॉलिटिकल है। नेशन क्या होता है, एक तरह से आपको अगर ये चीज़ है ना, मैंने काफ़ी बार इंटरव्यू में भी देखा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। नेशन का मतलब क्या होता है कि आप उसके साथ हिस्टोरिकल कल्चरल वैल्यू ऐड कर रहे हो, बट स्टेट के साथ क्या होता है, नॉर्मल इट इज़ अ पॉलिटिकल एंटिटी कि भाई इससे इतना इंडिया जो है हमारा ये बॉर्डर है, ये हमारी ये है, तो ये चीज़ आप क्या करते हो, इसके साथ ऐड करते हो। सिटीजनशिप इन इंडिया, तो सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैं बताती हूँ तुमको, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। ठीक है, तो बद्री से बी से क्या होगा, बर्थ, डी से डिसेंट, आर से रजिस्ट्रेशन, ई से एनंसिएशन एंड एन फॉर नेचुरलाइजेशन। तो इससे आप याद रख सकते हो कि आपको क्या क्या किस इस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। और कौन से एक्ट के तहत, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ठीक है, एक केस को आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा तेलिस केस में बोला है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी द राइट और टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। रहना मतलब ठीक है आप रह सकते हो, तो एक राइट टू लाइफ मतलब एक तरह से सिटीजनशिप और आर्टिकल 21 थोड़ा कोलाइड करता है। अब नेशंस एंड नेशनलिज्म क्या होता है, नेशन इज़ अ ग्रेट एक्सटेंट एट एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड हम थे नेशंस एंड नेशनलिज्म पे। अ नेशन इज़ टू ग्रेट एक्सटेंट एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कलेक्टिव बिलीव्स, एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशंस। ठीक है, और वही आपके अंदर एक वैल्यू क्रिएट करेगा कि हाँ भाई मैं इस नेशन से हूँ, हमारा कल्चर ये है। तो एक अंदर आपके अंदर किस चीज़ की फीलिंग वो बिल्डअप करेगा, नेशनलिज्म। मतलब एक उसका प्रोसीजर जो है वो नेशनलिज्म है। तो इसमें भी कोई ऐसे बहुत बड़ी बात हमने करनी दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब सबको पता होगा कि आप हर धर्म को उतना ही इम्पोर्टेंस दो।
सेक्युलरिज्म का मतलब इसका क्या होता है, नॉर्मेटिव डॉक्ट्रीन है विच सीक टू रियलाइज अ सेक्युलर सोसाइटी वन डिवाइड ऑफ ईदर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. इट प्रमोट्स freedom within religions and equality between as well as within religions. In India, Constitution declares that every Indian citizen has a right to live with freedom and dignity in any part of the country. इंडिया के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दैट एवरी इंडियन सिटीजन के पास राइट है कि वो आराम से फ्रीडम से रहे और उन्हें डिग्निटी से रहे. टू बी ट्रूली सेक्युलर क्या होगा कि कोई भी रिलीजन का भेदभाव नहीं हो, सब रिलीजन वहाँ पे खुश मिजाज की तरह रहे. वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो सेक्युलरिज्म क्या है, जो कि अमेरिका ज़्यादा डिपिक्ट करता है, क्या बोलता है ये, क्लियर सेपरेशन. मतलब गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, वहाँ पे क्या है, आप सिटीजन हो, तो ये क्लियर सेपरेशन है. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बोलेगा कि ये धर्म के साथ कुछ जोड़ रहा है, नहीं, कुछ भी नहीं है. इंडिपेंडेंट जुरिडिक्शन है, ईच हैज़ अ सेपरेट स्पेयर एंड नो पॉलिसी ऑफ स्टेट यू कैन बी. मतलब कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है रिलीजन वगैरह पे, और स्टेट कोई एड भी नहीं प्रोवाइड करता है. तो यही सेम चीज़ हो गया इसके अंदर. ठीक है, अब इंडियन मॉडल क्या है हमारा सेक्युलरिज्म में, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेफ गार्ड भी करती है, और हमारे जो भी आसपास की चीज़ें सब एक रिलीजन के बेस पे काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट भी होती है. तो हमारा क्या है, इंटर रिलीजियस टॉलरेंस है कि हम हर रिलीजन को टॉलरेट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, हर किसी की देखी जाती है. और डील्स विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़, कि माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी फ्रीडम हो, उनको कोई ऐसा नहीं लगे कि हम पीछे जा रहे हैं, हमारे रिलीजन को महत्व नहीं दी जा रही है, तो उनकी भी रिलीजन को आप जो है वो माइंड सेट करने की कोशिश करते हो. ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या सेकुलरिज्म के लिए बोला है, इन्होंने ये बोला है इक्वल प्रोटेक्शन बाय स्टेट टू ऑल रिलीजन्स. मतलब जो हम देखते हैं 25, 26, 27, 28 के अंदर आर्टिकल्स के अंदर. पीस का मतलब क्या है कि पीस जो होता है, आपको शांति बनाए रखनी है. आपको जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, मतलब स्ट्राइक करोगे मार तोड़ नहीं कर सकते हो, पीसफुल स्ट्राइक आप कर सकते हो. तो इसका मतलब यही है कि एक हारमोनियस आप एक तरीके से आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन वायलेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो. महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं नॉन वायलेंस पर, उनकी तो आइडियोलॉजी ही नॉन वायलेंस के ऊपर थी कि किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग लेकर आना है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ आपका दिया हुआ है. इट इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू विच स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न. मतलब एक स्टेट है वो किस तरह से चल रहा है, वो जो भी गवर्नमेंट है उसी के बेस पे चल रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऐसे कुछ भी कोई कुछ भी करेगा, लेकिन एक चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में. कल को कुछ भी होता है तो हम ये लेके आते हैं कि आर्टिकल 21 में लिखा है कि राइट टू लाइफ है, तो आप हर किसी को कुछ भी आप हार्म नहीं करने सकते, हाँ कोई भी हार्म नहीं कर सकता. स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में मेकिंग पावर्स, कि भाई कौन क्या लेगा. जुडिशरी है वो जुडिशरी ही का काम करेगी, एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, लेजिस्लेचर है तो वहाँ पर बिल बनेगा. तो एक तरह से उनका प्रॉपर रोल बता रखा है, और कितना किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर है ये सब बताएंगे. फंडामेंटल आइडेंटिटी टू पीपल, और पीपल की आइडेंटिटी है कि कैसे इंसान को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. मेन फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक रूल्स प्रोवाइड करना कि कल को ये भी सिचुएशन आएगी तो आप ये कर सकते हो. आर्टिकल इसमें ये लिखा है तो ये अगर सिचुएशन हो जाएंगी तो ये आप कर सकते हो. और एक वही चीज़ है कि आप लिमिट कर रहे हो गवर्नमेंट को और फुलफ़िल कर रहे हो सोसाइटी के एस्पिरेशंस को. कि कैसे सोसाइटी के एस्पिरेशन को, जैसे कि DPSP के अंदर लिखा गया कि कैसे आपको सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना है. अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं. तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 19, ये हमें पता है कि कब बना है हमारा, दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था. जबकि जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे जब एक्सेप्ट मतलब जब पास किए थे, और तब से लेकर नवंबर 1949 तक, जब तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट नहीं कर लिया, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने बैठ के इसको बनाया. ठीक है, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं. चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करता है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. अ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय अनडिवाइडेड इंडिया. जब इंडिया मतलब डिवाइड नहीं हुआ था ना, तब उसके टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी
तो उसके जो लीडर्स थे उन्होंने ये बनाया है। फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 से लेके 14 अगस्त 1947 तक। मेंबर्स ऑफ असेंबली जो है वो इलेक्टेड नहीं किए गए थे वोटिंग से, जैसे आज हम वोट करते हैं ना यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू, ऐसे नहीं किए गए थे। एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन जो भी है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कुछ लोगों को भेज दिया गया, कुछ वैसे आ गए, तो इनडायरेक्ट से वो लोग इलेक्ट होकर आए थे। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट आर ऑफ स्टेट्स वर एलोकेटेड सीट। अब इनको सीट कैसे प्रोवाइड करी, हर 10 लाख लोगों पे एक सीट प्रोवाइड की गई। द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज़ के बेस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट की गई, जैसे मुस्लिम, सिख, जनरल, इन प्रपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। और द मैथड ऑफ सिलेक्शन इज इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। अगर प्रिंसली स्टेट के बारे में कुछ भी अगर लेना है तो उनसे कंसल्ट करना होगा। और हमने फाइनली अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, और हमने जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था, और उस वक्त 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था। बट ओरिजिनली इसके अंदर जो मेंबर्स है वो 299 थे, लेकिन 15 लोग वहाँ पे एब्सेंट थे, इसलिए 284 लोगों ने इसको साइन किया और फाइनली अडॉप्ट कर लिया। और हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए बनाया गया क्योंकि 1930 के अंदर हमने ऑलरेडी उसको इंडिपेंडेंट डे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको घोषित किया था। तो एक हमारी डेट ये थी कि ये हिस्टोरिकल रीज़न था इस डेट को, इसलिए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे का नाम दिया गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अगर मैं बीच में बोला भी था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या थे, एक विज़न था, मतलब नेहरू जी के विज़न थे कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएंगे, बट हमारे विज़न क्या होने चाहिए, हमें क्या ड्राइव करना है। तो जो फंडामेंटल राइट आज के टाइम हम जो देखते हैं ना, प्रीएम्बल हम जो देखते हैं, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही है जो कि पास किए गए थे नेहरू जी ने 1946 में। ठीक है। तो क्या उनके विज़न थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश होगा, सोवरेन देश होगा, रिपब्लिक होगा, इंडिपेंडेंट आज़ाद सोवरेन, हम खुद के डिसीजन खुद ले पाएंगे, एक ऐसा यूनियन होगा जो कि एंड अदर पार्ट्स एंड विलिंग टू बी पार्ट ऑफ यूनियन। ठीक है। हम एक यूनियन के पार्ट होंगे, ऑल पावर्स जो होंगी हम सोवरेनिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे आर्टिकल 15 और 16 में देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट के चलते। टेरिटरीज इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट्स। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं, प्रोविज़न अडॉप्टेड बाय फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। अब ये हम देख सकते हैं कि हमने अदर कंट्रीज से क्या अडॉप्ट किया है। अगर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे तो डीपीएसपी हमने यहाँ से लिया है। ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, जो आज हमारा वोटिंग सिस्टम है ना, 2 सिस्टम होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो हम कौन सा फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो ये हम फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ भी हमने यहाँ से लिया है, AC डिसाई जो है। और फिर इसके बाद में स्पीकर होगा। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनाया जाएगा, क्योंकि हमने जो भी पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो लिया है वो हमने कैसे लिया है, UK से लिया है। US से हमने क्या लिया है, US से हमने प्रीएम्बल वाला कॉन्सेप्ट लिया है सबसे पहले। फंडामेंटल राइट्स का हमने उनसे लिया है। जुडिशियल रिव्यू का हमने लिया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये हमने उनसे लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ये तो क्योंकि फेमस वहाँ पे यही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से यही 3 मेन चीज़ें उठ कर आई थी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, रेसिडुअल पावर्स है ना, एक तो 3 लिस्ट है, और कुछ भी लिस्ट में अगर 3 में लाइन नहीं करता तो रेसिडुअरी चीज़ें होती हैं, वो कौन मैनेज करता है, यूनियन मैनेज करता है। तो वो किससे लिए हमने, कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, है ना। चलो आगे चलते हैं। पर चलो ये बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर सो मच। अगर आपने लास्ट तक लेक्चर देखा और आप थोड़े से अगर अपने कमेंट से बता सकते हैं कि हम क्या इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं।